नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ रुचिकर। आज बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करते हैं। बड़ी खबर चाईबासा से आ रही है। चाईबासा के सारंडा जंगल से ये बड़ी खबर, जहां जंगली हाथी ने एक ग्रामीण को कुचलकर मार डाला। आपको बता दें कि मुंगडू नायक अपने एक साथी के साथ सड़क से पैदल जा रहा था। इसी दौरान जंगल में छुपा हाथी अचानक बाहर निकला और दोनों युवकों पर हमला कर दिया। एक युवक तो किसी तरीके से आम के पेड़ के आड़ में आकर के जान बचाने में सफल रहा, लेकिन मंगडू को हाथी ने दौड़ाकर पकड़ लिया और पटक पटक कर उसे मार डाला। यह हाथी पिछले एक महीने से नवागांव और भनगांव क्षेत्र में दहशत फैला रहा है। अब तक झारखंड और उड़ीसा के इस सीमावर्ती क्षेत्र में 3 लोगों की जान जा चुकी है। वन क्षेत्र के ग्रामीण विभाग ने इस हाथी के आतंक से बचने की गुहार लोगों से लगाई है। आपको बता दें, ये बड़ी खबर आ रही है जहां एक व्यक्ति को हाथी ने कुचलकर मार डाला है। वन क्षेत्र के ग्रामीण विभाग से इस हाथी के आतंक से बचाने की गुहार लगा रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको चाईबासा से बता रहे हैं। और इसी बीच देखिए, बड़ी खबर हजारीबाग से सामने आ रही है। हजारीबाग के बरकट्टा से ये खबर है, जहां बनकेश्वरी जंगल में एक लड़की का शव मिला है। आशंका जताई जा रही है कि हत्या के बाद शव को दफनाया गया है। कपड़े से लपेटकर दफनाने के बाद ऊपर से नमक छिड़का गया है। गांव वालों ने पुलिस को इस बात की सूचना दी, जिसके बाद खुदाई कर शव को बाहर निकाला गया। शव को देख करके ये लग रहा है कि हत्या के बाद चेहरे को बुरी तरह से कुचला गया है। यही कारण है कि अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, जिसके बाद ही ये साफ हो पाएगा कि हत्या आखिर कैसे हुई। जिले के बरकट्टा थाना क्षेत्र से एक सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है। पूरे मामले की बात करें तो बरकन गांगो के जंगल में एक युवती का शव दफनाया हुआ हालात में पाया गया है। दरअसल इसकी जानकारी तब लगी जब ग्रामीण मवेशी को चराने के लिए जंगल की ओर गए हुए थे और उसके बाद दुर्गंध आने के बाद जब पास में देखा तो एक युवती का शव जो है जमीन के भीतर गड़ा हुआ मिला। हालांकि इसकी जानकारी जो है ग्रामीणों ने बरकट्टा थाना को दी। बरकट्टा थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंचकर छानबीन की और उसके बाद जमीन के अंदर दबे हुए शव को, यानी जो गाड़ा गया था शव को, उसको निकाल कर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। इस संदर्भ में जब हमने हजारीबाग जिले के बरही अनुमंडल क्षेत्र के एसडीपीओ अजीत कुमार विमल से बात की तो उन्होंने बताया कि आसपास के थाने क्षेत्र में भी जानकारी दे दी गई है। इसके साथ ही जिस तरीके से शव एक जमीन के भीतर से मिला है तो कहीं ना कहीं उन्होंने एक आशंका जाहिर की है कि हत्या के बाद जो है शव को छुपाने का प्रयास किया गया है। हालांकि तमाम तरह की इसको लेकर कई तरह की बातें भी कही जा रही है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से रहस्यमयी तरीके से एक युवती का शव को छुपाने का जो मामला प्रकाश में आया है, उसे दफनाने का मामला प्रकाश में आया है, पुलिस इस पर कब तक उजागर कर पाती है, इसके साथ ही कब तक पहचान हो पाती है, यह देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और इसी बीच देखिए, बड़ी खबर धनबाद से सामने आ रही है, जहां तेलीपाड़ा शमशान रोड में जलाई जा रही है दवा। हजारों सिरप, टैबलेट और दूसरी दवा शामिल है। पैकेट पर लिखा है नॉट फॉर सेल। तो जो दवाइयां जलाई जा रही हैं उस पर नॉट फॉर सेल की टैग भी लगी हुई है। कई दवा एक्सपायर्ड है, कुछ में अभी समय बाकी है, यानी कि कुछ दवाइयां अभी यूज की थी लेकिन उसे भी जला दी गई। खुले में दवा जलाने में से स्वास्थ्य विभाग अनजान नजर आ रहा है। आपको बता दें कि कल सुबह में गाड़ी से फेंकी गई थी ये दवा। धुएं से लोग परेशान हैं और बीमारी का जो खतरा है वो बढ़ गया है। लोगों का ऐसा कहना है कि खुले में दवाइयां जलाई जा रही है, जिस वजह से बीमारी का खतरा बढ़ गया। इसी बीच बड़ी खबर चतरा से सामने आ रही है, जहां पुलिस ने नशे के कारोबार पर नकेल कसते हुए अवैध अंग्रेजी शराब की भट्टी का भांडाफोड़ किया है। आपको बता दें कि मारंगी गांव से भारी मात्रा में नकली विदेशी शराब जब्त की गई है। पुलिस ने एक तस्कर को भी इसमें गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान गिद्धौर इलाके के दयाल मुंडा के रूप में हुई है। एसडीपीओ ने यह बताया है कि मारंगी गांव में दयाल मुंडा के घर अवैध अंग्रेजी शराब बनाने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने छापेमारी की और यहां से 95 कार्टन में 2280 बोतल नकली शराब और शराब बनाने का उपकरण बरामद किया गया। व्यक्ति है दयाल मुंडा, जिनके घर में अवैध रूप से अंग्रेजी शराब का निर्माण एवं बिक्री की जा रही थी। इस संदर्भ में छापामारी टीम का गठन किया गया, जिसमें हमने एक बड़ी सफलता मिली है। इसमें एक व्यक्ति दयाल मुंडा
को हमने गिरफ्तार किया है। साथ ही कुल 2280 बॉटल इंपीरियल ब्लू नाम की कंपनी का 375 ml का हमने शराब की बोतल को जब्त किया है। और अगली खबर साइबर अपराध से जुड़ी हुई आपको बता रहे हैं, जहां मोबाइल चोरी या गुम होने की घटना को हल्के में बिल्कुल भी नहीं लेना है। ये कितना भारी पड़ सकता है वो आपको बताते हैं। आप इस खबर के जरिए आसानी से इसे समझ सकते हैं। आपको बता दें कि चुंडा पूर्ति नामक बुजुर्ग व्यक्ति ने इस घटना को हल्के में लिया और लाखों का चूना उन्हें लग गया। मामला जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है, जहां मोबाइल चोरी के बाद 5 अप्रैल से 11 अप्रैल के दौरान चुंडा पूर्ति नाम के बुजुर्ग के खाते से 2 बार में 3,26,278 रुपए की अवैध निकासी हुई। पीड़ित ने साइबर थाने में इसे लेकर के मामला दर्ज कराया, जिसके बाद जांच कर साइबर सेल ने पूरे मामले का खुलासा कर दिया और 2 आरोपियों को इसमें गिरफ्तार भी किया है। अपराधियों की निशानदेही पर 2,57,000 रुपए और साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल मोबाइल बरामद किया गया। किधर देखें, आवेदक की दोस्त एक सीएसपी संचालक से परिचय था। हमको लगता है संभवतः उसने इस बात को जान लिया सीएसपी संचालक ने। 2 अप्रैल को पोर्ट कराया और उसके बाद उसने ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया। टोटल 3,26,000 से ऊपर राशि जो है उसने अलग अलग खाते में डाल लिया। तो सीएसपी संचालक दोनों भाई प्रशांत खिलार और रुपेश खिलार को चाईबासा से अरेस्ट किया गया है और उनके पास से नगद 2,57,000 बरामद भी हुआ है। टोटल 3,26,000 उन लोगों ने डिफरेंट अकाउंट्स में डाला था, जिसमें से इतना नगद उनके पास से बरामद हुआ है। और हम लोग यह जांच कर रहे हैं कि सीएसपी संचालक और भी इस तरह के कांड में शामिल था या नहीं था, या केवल इंडिविजुअल इस केस में था। और इसी बीच बड़ी खबर गिरिडीह से भी सामने आ रही है, जहां एक ट्रक में भीषण आग लगी। आपको बता दें कि फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। ट्रक में लोड था पार्सल का सामान। तो NH जोरियो के पास ये हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर गिरिडीह से सामने आ रही है, जहां भीषण सड़क हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड की टीम ने फिलहाल आग पर काबू पा लिया। एक ट्रक में आग लगी है, शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी है, ऐसा कहना है। ट्रक में पार्सल का सामान लोड था। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, देखिए किस तरीके से ये आग लगी है और आग पर फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि पार्सल का सामान इस ट्रक में लोड था। खबर धनबाद से है, जहां धनबाद के महुदा से ये खबर सामने आ रही है। लाल बंगला मोड़ के पास भाटडीह निवासी गुड्डू हजारी ने बुजुर्ग बीजेपी नेता को थप्पड़ मार दी। इसके बाद बीजेपी नेता के समर्थकों ने हंगामा किया। पुलिस के सामने लाठी डंडे और तलवार लेकर के समर्थक हंगामा करते हुए नजर आए। बाद में पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा देकर मामले को शांत कराया। थप्पड़ मारने का आरोपी कोयता तस्कर बताया जा रहा है। तो देखिए आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं, जहां हंगामा होता रहा और जो थप्पड़ जिसने मारा है उसका जो आरोपी है वो कोयला तस्कर बताया जा रहा है। तो ये धनबाद से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। हम बोले अशोक तो मेरा भतीजा है, तो बुलाओ उसको। हम बोले भाई बात क्या है, बोलिए ना बाबा आप। और पहले तो हम उनको सम्मानित किए, उनको प्रणाम किए, बोले बाबा प्रणाम। उसके बाद उसको सम्मान दिए। सम्मानित करने के बावजूद कि कुछ बोलने से पहले मैं तड़ाक से एक थप्पड़ जो है मेरा गाल पर मारा। ये चश्मा जो है मेरा नीचे गिर गया और उसके बाद जो है मार करके, और जब हम लोग उसको पकड़ना चाहे, मारना चाहे, मेरे घर के लोग जो है उसको पकड़ना चाहा तो वो यहाँ से भाग गया। गुड्डू हजारी है और इनके बीच लड़ाई झगड़ा, एक थप्पड़ मारपीट की बात है और कुछ नहीं। वो इनको एक थप्पड़, कोई बुजुर्ग आदमी है उसको मार दिए हैं, उसी में जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे हम। और इसी बीच बड़ी खबर बोकारो से आ रही है, जहां गोमिया प्रखंड में हाथियों का आतंक देखने को मिला है। हाथियों का आतंक है। नव प्राथमिक विद्यालय में हाथियों ने आतंक मचाया है, उत्पात मचाया है। स्कूल में रखा अनाज हाथी खा गए। स्कूल की दीवार को भी हाथियों ने तोड़ दिया है। घटना के बाद ग्रामीणों में डर का माहौल देखा जा रहा है। बड़ी खबर आपको बोकारो से बता रहे हैं, जहां हाथियों ने उत्पात मचाया है। विद्यालय में भी हाथियों ने उत्पात मचाया है। जो स्कूल में रखा अनाज था उसे हाथियों ने खा लिया और स्कूल की दीवार को भी हाथियों ने तोड़ दिया है।
रातू रोड फ्लाईओवर की करते हैं, जिसके उद्घाटन से पहले ही नामांकन को लेकर के सियासत देखिए अब तेज हो गई है। जेएमएम और कांग्रेस ने रातू रोड फ्लाईओवर का नाम शिबू सोरेन के नाम पर रखने की मांग की है, जिसका बीजेपी ने विरोध किया है। ये रिपोर्ट देखिए। गुरुजी का नाम मचा सियासी घमासान। रातू रोड फ्लाईओवर के नाम पर संग्राम क्यों? उद्घाटन से पहले नामकरण को लेकर विवाद। रातू रोड फ्लाईओवर, जिसका उद्घाटन भले ही 19 जून को होने वाला है, लेकिन नामकरण के मुद्दे को लेकर सियासी पारा अभी से हाई हो गया है। जेएमएम और कांग्रेस ने रातू रोड फ्लाईओवर का नाम शिबू सोरेन के नाम पर रखने की मांग की है। जेएमएम का कहना है कि उनकी पार्टी ही नहीं बल्कि राज्य के 3.5 करोड़ जनता की ये मांग है। गुरुजी ने अलग झारखंड राज्य की लड़ाई लड़ी, वो राज्य के सर्वमान्य आदिवासी नेता हैं, इसलिए निश्चित रूप से रातू रोड फ्लाईओवर का नामकरण गुरुजी के नाम पर होना चाहिए। तमाम झारखंडियों के लिए गर्व की बात होगी अगर रातू रोड फ्लाईओवर का नाम गुरुजी के नाम पर, वीर शिबू सोरेन के नाम पर। और मुझे नहीं लगता कि कोई भी मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति इस मांग का विरोध करेगा। बड़े नेता के रूप में और अलग राज्य करने में उनकी भूमिका बेहद सर्वोपरि रही है। राज्य के गांधी के रूप में वो जाने जाते हैं, तो ऐसे में अगर उनके नाम पे फ्लाईओवर का नामांकन हो तो कहीं न कहीं हमें लगता है कि एक सम्मान की बात होगी। हालांकि बीजेपी ने इसका विरोध किया और कहा कि नामकरण वैसे व्यक्ति के नाम पर होना चाहिए जिसका जीवन बेदाग हो। ऐसे महापुरुष के नाम पर हो जिनकी जीवनी एक शानदार मिसाल बनकर युवाओं के सामने आए। ऐसे व्यक्तियों के नाम पर करने से परहेज करना चाहिए जिनका घपला घोटाला का इतिहास है। निर्विवाद छवि के किसी महापुरुष का नाम पर करें, हम भी साथ निभाएंगे। दरअसल रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर का काम 2022 में शुरू हुआ था। इसका काम मार्च 2024 में पूरा हो जाना था, लेकिन प्रोजेक्ट पूरा होने में देरी हुई। हालांकि 19 जून को इस कॉरिडोर को आम जनों के लिए खोल दिया जाएगा। कुल मिलाकर कहा जाए तो उद्घाटन से पहले फ्लाईओवर के नामकरण का मुद्दा गहराने लगा है। अब ये वक्त बताएगा कि किसकी मांग पूरी होती है और किसकी अधूरी रह जाती है, क्योंकि जेएमएम और कांग्रेस ने इस मांग के जरिए बीजेपी को घेरने की कोशिश की है। नेताओं ने कहा कि शिबू सोरेन के योगदान को नकारना झारखंड की जनता का अपमान होगा, तो वहीं बीजेपी भी अपनी बात को मुखरता के साथ रख रही है। न्यूज़ 18 के लिए रांची से गौरव झा की रिपोर्ट। झारखंड में कांग्रेस और जेएमएम के बीच जन मुद्दों पर क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई है। जेएमएम का ये कहना है कि जन मुद्दों को वो लगातार उठा रही है। कांग्रेस का ये दावा है कि हर मुद्दे को वो सबसे पहले उठा रही है। जिन मुद्दों पर दोनों सहयोगियों के दावे पर बीजेपी नेता चुटकी ले रहे हैं। कमिटमेंट था उसको हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व वाली सरकार पूरा कर रही है, और लीडरशिप जो करिश्माई लीडरशिप है वो नेतृत्व करता जब हेमंत सोरेन जी हैं, तो निश्चित रूप से सभी जो जनता के मुद्दे हैं वो पूरे हो रहे हैं और आने वाले समय में कई एक फैसले होने जा रहे हैं। देखिए, हर पार्टी को अपना संगठन को मजबूत करने का उसका जिम्मेदारी बनता है। जेएमएम का भी जिम्मेदारी था। हम लोग अभी महागठबंधन में हैं और हमारी सरकार बहुत तरीके से चल रही है, लेकिन संगठन चलाना उनका अपना काम है, मेरा संगठन चलाना मेरा काम है। हम अपने संगठन को मजबूत करेंगे। कल उनको महागठबंधन में अगर इलेक्शन लड़ते हैं तो वही संगठन उनको मजबूती प्रदान करेगा। नीतिगत फैसले हैं जेएमएम खुद कर रही है, और कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ बेताल की तरह उनके कंधे पे सवार होकर कोई तरह बैतरनी पार करना चाहती है। इनको पूछे कोई तब ना, ये जबरदस्ती अपनी पूछ बढ़ाने के लिए हर मुद्दे में ये बीच में घुस जा रहे हैं। भाषाई विवाद हो या खतियानी नीति हो, कांग्रेस ने बहुत मुद्दों पे विरोध किया, किसने इनकी सुनी। गढ़वा जिला बीजेपी ऑफिस में केंद्र की मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम प्रभारी पांकी विधायक शशि भूषण मेहता ने मोदी सरकार के 11 साल के बड़े फैसले की जानकारी दी। बीजेपी प्रदेश महामंत्री मनोज सिंह ने यह दावा किया कि मोदी सरकार ने भारत को विश्व गुरु बनाने का काम किया है और गरीबों के लिए कई योजना बनाई है, जिसका सीधा लाभ आम आदमी को मिल रहा है। से बचाने का काम स्वदेशी में वैक्सीन से किया ही गया। पूरे 100 देशों में भी ये कोई लोगों को ऐसे जान बचाने का काम किया है, भारत की दवाओं से बचाने का काम किया। अगर कोई ऐसा इतनी बड़ा काम कोई कर सकता है तो अपने कहिए कि मोदी की सरकार नरेंद्र मोदी जी ने कर सकते हैं। तीसरी बार उन्हें बहुमत के साथ बैठाया है और आने वाला जो कल होगा वो अभी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में यह भारत चलेगी। यह भारत विकसित भारत होगा, यह समृद्धशाली भारत होगा और यह बढ़ता हुआ भारत सबको नजर आएगा। जामताड़ा में बिजली संकट को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने आपात बैठक बुलाई और इस बैठक में डीसी के साथ बिजली विभाग के सभी अधिकारी भी मौजूद रहे। लोगों की नाराजगी को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने हर हाल में बिजली आपूर्ति बहाल करने का निर्देश दिया है। आपको बता दें कि बिजली बोर्ड के एमडी से बातचीत में उन्होंने की और बात कर उन्होंने जिले को 52 मेगावाट बिजली उपलब्ध कराने का निर्देश दिया ताकि बिजली संकट से मुक्ति मिले और जनता को परेशानी ना हो। जामताड़ा का जो कैपेसिटी है पावर का हमने बढ़ा दिया है, अब 54 mg प्लस मिल रहा है। लेकिन अंधड़ बारिश तूफान की गारंटी मैं नहीं लूँगा, ठीक है। हमारी सरकार का एकमात्र उद्देश्य है जनता का काम करना, जनता को कष्ट नहीं होना। गर्मी में अगर बिजली नहीं मिले तो बहुत कष्ट होता है। तो मैंने कहा कि इरफान अंसारी है, चिंता क्यों करते हैं। और इसी बीच गिरिडीह से बड़ी खबर सामने आ रही है। हाईवे पर पलटा है तेज रफ्तार ट्रक। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ट्रक में लदा आलू सड़क पर बिखरा पड़ा है। आपको बता दें कि ट्रक ड्राइवर को भी मामूली सी चोट आई है। ड्राइवर को नींद आने की वजह से यह हादसा हुआ है। NH सोनतुप्पी के पास ये हादसा हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त गिरिडीह से सामने आ रही है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ट्रक पलट गई और ट्रक के पलटने की वजह से जो आलू का बोरा है वो भी नीचे गिर गया है और वहां पर अफरा तफरी का माहौल भी देखा जा रहा है। बताया जा रहा है इसकी वजह कि ड्राइवर को नींद आ गई थी और नींद आने की वजह से ये हादसा हुआ। और पलामू के पांगी से विधायक डॉक्टर शशि भूषण मेहता ने कोयला और बालू की अवैध ढुलाई का आरोप लगाया है। उन्होंने ये कहा कि पांगी के सभी थाना की पुलिस बालू और कोयले की तस्करी करने में जुटी हुई है। विधायक ने चेतावनी ये दी कि अगर इस पर रोक नहीं लगी तो वो उग्र आंदोलन करेंगे। तकरीबन 200 और 250 ट्रक अवैध कोयला प्रतिदिन जो निकलता है और उसके बाद ओवरलोड है, जिसे टोटल के एक रोड को प्राप्त करता है उसको उठाया। इसके साथ साथ ये कि आपका बालू का है सो मामला कि बालू है सो अंधेर है सो कि थाना के द्वारा है बेचवाया जाता है। चाहे वह है पांकी विधानसभा का सभी थाना एक बालू में ये लिप्त है। राजधानी रांची में जाम की समस्या से लोग परेशान हैं। ट्रैफिक जाम में अक्सर स्कूल बस फंस जाती है। अब ऐसे में समस्या से निपटने के लिए पुलिस ने प्लान तैयार किया है। ट्रैफिक सुगम हो और जाम की सूचना को ट्रैफिक कंट्रोल रूम तक देने के लिए व्हाट्सएप नंबर भी जारी किया जा रहा है। साथ ही पुलिस थानों को भी जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपको बता दें कि पीक ओवर में ट्रैफिक की विशेष व्यवस्था पर जोर दिया जा रहा है। हर पुलिस थाने में एक पुलिस अधिकारी को वहां पर तैनात किया जाता है और सड़क जाम नहीं हटने पर थानेदार को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नो पार्किंग और इसके साथ ही संकरी सड़क को लेकर भी सख्ती बरती जाएगी। खासकर स्कूल के वक्त में ज़्यादा जाम लगती है और इसको लेकर के ही ये तैनाती की गई है। ओवरऑल जिम्मेवार होंगे ही, पर ट्रैफिक का एक नोडल पदाधिकारी हर थाने में होगा और वह ट्रैफिक थाना प्रभारी के साथ मिल करके उस एरिया के ट्रैफिक को सुचारू रूप से चलाएगा। जो स्कूल बसेस का जो आने जाने का टाइम होता है उसमें स्पेशल क्यूआरटी रखने की बात आईजी साहब ने निर्देश दिया है। इंदौर की तर्ज पर हम लोग चाह रहे हैं प्रयास करना कि ट्रैफिक वॉलंटियर्स जो सिविलियन हैं वो वॉलंटियर करें कि हम लोग ट्रैफिक में पुलिस की मदद करना चाहते हैं। अगर वो अपना
हमारे हेल्पलाइन नंबर पर अपना प्रपोजल देंगे तो हम लोग वैसे लोगों को रजिस्टर करेंगे कि कौन कौन लोग इच्छुक हैं, और अगर ऐसी लोग मिलते हैं तो उनको थोड़ा ट्रेन करके कुछ टेम्प्रोरी टाइम में, जब कोई मान लीजिए ट्रैफिक का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा है और हमारे पास किसी स्पॉट पर आदमी नहीं है, तो हम लोग उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो ट्रैफिक पुलिस की मदद करें। और चलिए अब रुक करते हैं अगली खबर की, जहां झारखंड के सुदूर क्षेत्र के कई ऐसे गांव हैं जहां मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग जीवन यापन कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं चाईबासा के गोयरकेला प्रखंड की, जहां आज भी लोग विकास की राह देख रहे हैं। इस गांव पे आज तक ना बिजली पहुंची और ना ही पानी की कोई व्यवस्था है। आज भी लोग चूहा का पानी पीने को मजबूर हैं। वही हम लोग को नाला से ही ले अलग से ही नाला, हाँ। नाला ही में अलग से आप लोग चूहा बनाते हैं ना, खोद करके। अच्छा, तो आप लोग सब माने सालों भर उसी वही नाला ही से पानी पीते हैं ना, चूहा से? एक गड्ढा करके हम लोग चूहा बनाता है, इसीलिए उसी से पानी पीते हैं। तो मान लीजिए ये कि ये वाला बरसात का दिन पूरा भर जाता है, भर जाता है, मिट्टी भर जाता है, तो फिर आप लोग कहाँ का पानी पीते हैं? ये नाल का ही, और दूसरा अपना अपना ये करके फिर चूहा कोड़ते हैं? चूहा कोड़ते हैं, अच्छा, बाद में उसको पीते हैं। अच्छा, हाँ। तो इससे बीमारी तो होता होगा? हाँ, बीमारी बहुत पड़ जाता है। चलिए बात अब मौसम के मिजाज की कर लेते हैं। तो मानसून को लेकर के देखिए अच्छी खबर सामने आ रही है। झारखंड में मानसून अगले 48 घंटे में प्रवेश कर सकता है। संथाल परगना के कुछ इलाके में मानसून पूर्व बारिश हुई है और आज राज्य के कई हिस्सों में बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने ऐसी आशंका जताई है। 17 से 19 जून के बीच खूंटी, सिमडेगा, बोकारो, गिरिडीह, कोडरमा और हजारीबाग जिले में बारिश हो सकती है। और आपको बता दें कि बंगाल की खाड़ी में स्थितियां मानसून के अनुकूल बन रही है। मानसून के प्रवेश के संकेत हो गए हैं। मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक राज्य के कई हिस्से में आज से लेकर 20 तारीख तक भारी बरसात हो सकती है। हालांकि मौसम विभाग ने कल भी बरसात को लेकर अलर्ट जारी किया था, लेकिन कल राजधानी और उसके आसपास के इलाके में बरसात तो नहीं हुई है, लेकिन संथाल परगना के कुछ इलाके में बरसात देखने को मिली है। मौसम विभाग की माने तो बंगाल की खाड़ी में उठे साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि राज्य के कई इलाके में भारी बरसात हो सकती है। और इस भारी बरसात को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट भी जारी किया है। लेकिन लोगों को फिलहाल तपती हुई गर्मी से राहत मिलती हुई नहीं दिख रही है। कल भी राजधानी रांची में जो तापमान है वो हाई रहा है और आज भी अगर हम रांची की बात करें तो सुबह के वक्त से जो चिलचिलाती हुई धूप है उससे लोग परेशान हैं। हालांकि मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है कि आज रांची, उसके साथ साथ रांची के जो आसपास के इलाके हैं, चाहे खूंटी हो, सिमडेगा हो, गुमला हो, इस इलाके में बरसात हो सकती है। वहीं कल इस इलाके में भारी बरसात को लेकर भी मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं आज इस इलाके में बरसात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 20 तारीख तक राज्य के कई हिस्से में भारी बरसात हो सकती है। कैमरा पर्सन संजीव तिवारी के साथ गौरव झा, न्यूज 18 रांची। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला न्यूज 18 बिहार झारखंड पर जारी है। बने रहिए न्यूज 18 के साथ।